नमस्ते। एक राजनीतिक पत्रकार के तौर पर सालों से बिहार की सड़कों की धूल छानने और सत्ता के गलियारों की खबरें कवर करने के बाद आज मैं आपके लिए एक बेहद ऐतिहासिक विश्लेषण लेकर आई हूं। आज हम उस विशाल राजनीतिक युग के अंत पर बात करेंगे जिसने लिटरली पूरे 30 सालों तक बिहार की हर एक सांस तय की है। जी हां, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का युग। चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं और समझते हैं कि कैसे एक पूरी राजनीतिक पीढ़ी का सूरज अब हमारे सामने अस्त हो गया है। अब अप्रैल 2026 को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लीजिए, क्योंकि यहीं से सब कुछ बदल गया। नीतीश कुमार ने अचानक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और सीधे राज्यसभा चले गए। और उसी के साथ सम्राट चौधरी ने बिहार के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मतलब एक युग का आधिकारिक अंत। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान स्थिति को बिल्कुल साफ कर देता है। पारंपरिक मुस्लिम यादव यानी जो पुराना MY वोट बैंक था, वो अब दरक चुका है। अब सत्ता की चाबी महिला और युवा वोटर्स के हाथ में आ गई है। तो चलिए ये समझने के लिए कि हम 2026 के इस टर्निंग पॉइंट तक कैसे पहुंचे, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखते हैं इन 3 दशकों की वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जिसने बिहार का भविष्य लिखा। इन 2 मंडल ब्रदर्स का सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा है। 1975 के जेपी आंदोलन में दोनों एक साथ सड़कों पर उतरे। 1989 आते आते नीतीश कुमार लालू यादव के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार यानी उनके चाणक्य बन चुके थे। लेकिन राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है ना। 1994 में नीतीश अलग हुए। उसके बाद का सफर तो बस गठबंधनों के बनने और टूटने की एक अंतहीन कहानी है। 2015 में वो चौंकाने वाला महागठबंधन और फिर 2024 में वापस एनडीए में लौटना। इन्हीं दोनों ने दशकों तक बिहार में सामाजिक न्याय और राजनीतिक स्थिरता का पूरा नैरेटिव सेट किया। और इसी लगातार पाले बदलने ने एक नए टर्म को जन्म दिया। आपने पलटू राम नाम तो पक्का सुना होगा। नीतीश कुमार के एनडीए और आरजेडी के बीच बार बार शिफ्ट होने की वजह से उन्हें ये टैग मिला। अब देखिए, अगर हम इसे बिल्कुल निष्पक्ष होकर एक रणनीतिक नजरिए से देखें तो यह सत्ता में बने रहने की एक मास्टर क्लास सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। आंधियां चाहे जैसी भी चली, मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं के पास रही। अब बात करते हैं उन 2 अलग अलग मॉडल्स की जिन्होंने ग्रामीण बिहार की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित किया। 1990 से 2005 का वो दौर जिसे आलोचकों ने जंगल राज का नाम दिया। ये वो समय था जब पिछड़ी जातियों को एक मजबूत राजनीतिक पहचान तो जरूर मिली, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह चरमरा गया था और अपराध अपने चरम पे था। इसके ठीक उलट 2005 के बाद नीतीश कुमार अपना सुशासन मॉडल लेकर आए। फोकस एकदम शिफ्ट हो गया। स्पीडी ट्रायल के जरिए कानून का डर बिठाया गया, स्टेट ऑक्सिलरी पुलिस SAP बनी और बड़े पैमाने पर सड़कों और पुलों का जाल बिछाया गया। इन दोनों ही दौर की छाप आज भी बिहार के लोगों के जहन में ताज़ा है। लेकिन पुरानी बातें अपनी जगह हैं। 2025 का चुनावी रणक्षेत्र बिल्कुल अलग ही आग में सुलग रहा था। इस बार चुनाव में सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा था युवाओं का पलायन और बेरोजगारी। आरजेडी ने इसी जमीनी गुस्से को पकड़ा और ताबड़तोड़ नौकरियों के वादे किए। दूसरी तरफ एनडीए ने अपने लंबे समय के डेवलपमेंट रिकॉर्ड और लगातार चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर दांव खेला। पर्दे के पीछे की बात बताऊं, दोनों ही खेमे सीट बंटवारे और टिकटों की गणित में बुरी तरह उलझे थे, क्योंकि उन्हें अपने पारंपरिक वोटरों को भी साधना था और आज के नाराज युवाओं को भी मनाना था। इसके साथ ही एक और मुद्दा था जिसने पूरी राजनीति को मथ कर रख दिया, जाति आधारित जनगणना। विपक्ष ने इसे अपना मुख्य वैचारिक हथियार बनाया। उनकी सीधी मांग थी कि आरक्षण पर लगी 50% की लिमिट को हटाया जाए और आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिले। मंडल 2.0 का ये नारा सिर्फ हवा-हवाई नहीं था, इसने सच में ग्रामीण बिहार के सामाजिक ताने-बाने और वोटिंग पैटर्न को गहराई से प्रभावित किया। पर आपको पता है 2025 का चुनाव सबसे ज्यादा कहाँ लड़ा गया? रैलियों में नहीं, स्मार्टफोन्स पर। ये एक प्रॉपर डिजिटल वॉर था। आरजेडी ने युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए मीम कल्चर का जमकर इस्तेमाल किया, तो एनडीए ने बहुत ही सधे हुए डेटा एनालिटिक्स और टारगेटेड मैसेजिंग से पलटवार किया। लेकिन इसका एक बहुत डार्क साइड भी था। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम का फायदा उठाकर AI जनरेटेड डीप फेक खूब फैलाए गए। कर्नल सोफिया कुरैशी का वो फर्जी वीडियो तो आपको याद ही होगा। इससे वोटर्स का परसेप्शन बहुत तेजी से मैनिपुलेट हुआ। और चुनाव हो और कोई प्रशासनिक विवाद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस बार केंद्र में था विशेष सघन पुनरीक्षण या SIR की प्रक्रिया।
विपक्ष ने बहुत जोरदार तरीके से आरोप लगाया कि उनके लाखों वोटरों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। इसे वोट चोरी कहा गया। चुनाव आयोग ने तुरंत इसका खंडन किया और फैक्ट चेक करके बताया कि ये सिर्फ रूटीन सफाई है। हालांकि अधिकारियों ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन इस मुद्दे ने चुनावी निष्पक्षता को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल जरूर खड़ा कर दिया था। इन दोनों बड़े गठबंधनों के बीच एक एक्स फैक्टर की एंट्री हुई, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी। जरा सोचिए, 5000 किलोमीटर की पदयात्रा। उन्होंने दशकों से चले आ रहे जातिगत समीकरणों को सीधे चुनौती दी। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, रोजगार और एक क्लीन पॉलिटिक्स पर था। यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिका के स्टाइल में प्राइमरी चुनाव कराने का मॉडल भी पेश किया। इसने पूरे चुनाव में एक बहुत ही फ्रेश और अनप्रिडिक्टेबल एंगल जोड़ दिया। तो इन सब हंगामों, रैलियों, डिजिटल वॉर और वादों के बाद जनता का अंतिम फैसला क्या रहा? चलिए सीधे नतीजों पर आते हैं। 202, जी हाँ, 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर एक ऐसा प्रचंड बहुमत हासिल किया जिसने सबको हैरान में डाल दिया। ये कोई मामूली जीत नहीं थी। ये दिखाती है कि बिहार के वोटर्स का मूड कितने बड़े और निर्णायक स्तर पर स्विंग हुआ है। अब जरा इस ब्रेकडाउन को ध्यान से देखिए, क्योंकि असली कहानी यहीं छुपी है। बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेडीयू को 85 सीटें मिली, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो है आरजेडी का। आरजेडी मात्र 25 सीटों पर सिमटकर तीसरे नंबर पर आ गई। इसका सीधा सा मतलब है कि जो पुराने पारंपरिक वोट बैंक थे, जो दशकों पुराने सामाजिक समीकरण थे, वो अब पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह चुके हैं। तो इस सब का लब्बो-लुआब क्या है? नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना और एक नए नेतृत्व का आना, ये सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये एक सदी का बदलाव है। लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहूंगी। सत्ता के गलियारों में जो ये बड़े बड़े खेल होते हैं, उनका उस आम ग्रामीण बिहारी की जिंदगी से क्या कनेक्शन है, जो आज भी एक अदद नौकरी के लिए पलायन करने को मजबूर है? क्या मंडल ब्रदर्स के जाने के बाद बिहार में सच में कोई जमीनी विकास होगा, या हम सिर्फ एलीट क्लास की नई राजनीतिक पैंतरेबाजी ही देखते रहेंगे? सोचिएगा जरूर। इस डीप लाइव विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।